नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर से कहें कश्मीर घाटी में भारत सरकार इस समय भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, एक अभियान चला रही हैं। जितनी भी मस्जिदें हैं और जो मदरसे हैं उनका एक तरह का सर्वेक्षण चल रहा है। उनको एक फॉर्म दिया गया है जिसमें उनको बताना है कि ये जो मस्जिद बनी इसके लिए पैसा कहाँ से आया, कितने में बनी, मस्जिद से जुड़े हुए कौन लोग हैं, यानी उसके मुतवल्ली कौन है, और उसके अलावा जो अजान देता है मुअज्जिन वो कौन है, और इन सब और उसकी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य कौन हैं, उनके सारे डिटेल, पर्सनल डिटेल, न केवल मोबाइल नंबर बल्कि IEMI नंबर भी। यानी कि ऐसा नहीं कि आपके पास एक फ़ोन है उसमें आप सिम बदल के जो है अगर बात करते हैं तो अगर IEMI नंबर है तो पता चल जाएगा कि कहाँ से ये ऑपरेट हो रहा है, कहाँ से ये चलाया जा रहा है और कौन है इसका मालिक। उसके अलावा उनको ये भी बताना है कि किस सेक्ट से जुड़े हुए हैं, मतलब वो बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, हनफी हैं या अहले हदीस को मानने वाले हैं। और इसके साथ साथ इन सब लोगों के बैंक डिटेल्स और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री, ये सब मांगा जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? अभी याद होगा आपको, भूले तो नहीं होंगे मुझे उम्मीद है, लाल किले पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो डॉक्टर था जिसने अपने को उड़ा लिया, आतंकवाद की उस घटना को ट्रेस किया गया तो नौगाम जो कश्मीर घाटी में है वहाँ की एक मस्जिद से मिला। पता चला उस मस्जिद का जो मौलवी है वो रिक्रूटमेंट कर रहा है पढ़े लिखे, खास तौर से डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के लोगों को आतंकवाद के लिए। और अल फलाह यूनिवर्सिटी से उसका संबंध था, वो बड़ा रैकेट चल रहा था। गुजरात में भी पकड़ा गया, देश के अलग अलग राज्यों में पकड़ा गया। उसके बाद से एजेंसियों ने ये काम शुरू किया। देखिए, कश्मीर की समस्या को समझने की ज़रूरत है। कश्मीर की समस्या, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जवाहरलाल नेहरू की पैदा की हुई है। एक समय जब एक्सेशन का मामला चल रहा था और पाकिस्तान की फ़ौज कबायलियों के रूप में घुसने लगी थी जम्मू कश्मीर में, तो एक बैठक हो रही थी। उसमें सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे लोग थे और एक यंग मिलिट्री ऑफिसर, कर्नल रैंक का, जिसका नाम अब सभी लोग जानते हैं, सैम मानेकशॉ। आखिर में झल्लाकर सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि जवाहर, ये बताओ कि तुम कश्मीर चाहते हो कि नहीं? तो नेहरू ने कहा, मैं बिल्कुल चाहता हूं। तो सरदार पटेल मानेकशॉ की ओर मुड़े और कहा, कर्नल, यू हैव योर ऑर्डर्स। और उसके बाद जो है भारतीय सेना भेजी गई और क्या हुआ वो सब इतिहास का हिस्सा है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी तो शेख अब्दुल्ला आए दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू से मिले। तो जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कहा कि अपने प्रतिनिधि भेजिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य बनाने के लिए। शेख अब्दुल्ला ने मना कर दिया, कहा कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, हमारा संविधान अलग होगा, हमारी संविधान सभा अलग होगी। नेहरू ने कहा कि भाई, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनसे आप जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों वंचित करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, हम भारत का जो संविधान है उससे अलग हैं। फिर दोहराया कि हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, हमारे मुताबिक वहाँ का संविधान बनेगा, हमारे मुताबिक वहाँ का शासन चलेगा। तो थोड़ा सा और पीछे जाइए, जब देश का विभाजन हो रहा था उस समय शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी है तो ये पाकिस्तान में जाना चाहिए। लेकिन वो एक एश्योरेंस चाहते थे जिन्ना से कि जिन्ना पाकिस्तान में कश्मीर का जो सब नेशनलिज्म है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। जिन्ना ने साफ मना कर दिया। जिन्ना ने कश्मीर क्या, बलूचिस्तान को भी नहीं माना, खैबर पख्तूनख्वा के भी सब नेशनलिज्म को नहीं माना। तो उसके बाद शेख अब्दुल्ला के पास कोई चारा नहीं रह गया था सिवाय भारत में रहने के। तो अब उनका दूसरा लक्ष्य क्या था कि पाकिस्तान में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन भारत के संविधान के संरक्षण में, भारत के संविधान के तहत एक पाकिस्तान बनाएं भारत में। और उन्होंने बनाया। जम्मू कश्मीर
भारत के संविधान के संरक्षण में बना हुआ भारत के अंदर एक पाकिस्तान है। अगर कश्मीर की समस्या हल करनी होगी तो इसको इस नज़रिए से देखना पड़ेगा। और आप देखिए वहाँ जिहाद कोई जो है अचानक नहीं शुरू हुआ है, नया नहीं है, आज़ादी के समय से ही लगातार चल रहा है। सबसे उसका विद्रूप रूप हम लोगों ने देखा 1990 में। 1990 में मस्जिदों से ऐलान हुआ था, ये सबको मालूम है, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। या तो धर्म परिवर्तन कर लो, मुसलमान बन जाओ, या फिर छोड़कर चले जाओ और अपनी औरतों को छोड़ जाओ यहाँ, और तुम जो है कश्मीर घाटी छोड़ दो या मरने के लिए तैयार रहो। 3 ऑप्शन दिए गए थे हिंदुओं को। ये सब मस्जिदों से हुआ। कश्मीर में जो आतंकवाद है उसका गढ़ मस्जिदें हैं। आतंकवादी शरण लेने के लिए और सुरक्षा बलों से बचने के लिए छिपते कहाँ हैं? मस्जिदों में छिपते हैं। अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद भारत सरकार को उसके बाद से ही एक अभियान शुरू करना चाहिए था। तो हम ये जो लाल किले का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वहाँ तक ना पहुँचते, वो नौबत शायद ना आती। लेकिन कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, जब जागे तभी सवेरा। तो ये जो अभियान चल रहा है, मेरा मानना है कि ये पूरे देश में चलना चाहिए। हर देश की मस्जिद के बारे में ये जानकारी इकट्ठा की जानी चाहिए कि मस्जिद बनी कैसे, कितना खर्च हुआ, पैसा कहाँ से आया, उससे जुड़े हुए जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं उनके बैंक डिटेल्स, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, और वहाँ जो कुछ होता है उस सब के बारे में भारत सरकार और भारत की खुफिया एजेंसियों को पता होना चाहिए, सुरक्षा एजेंसियों को पता होना चाहिए। क्योंकि ये मामला कोई हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मामला देश की सुरक्षा का है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अगर नेशनल सिक्योरिटी कोई भी संस्था, कोई संगठन, कोई समुदाय उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है तो उसके खिलाफ जितना सख्त से सख्त कदम उठाया जा सके उठाया जाना चाहिए। इसमें यह नहीं देखना चाहिए कि कोई विक्टिम कार्ड खेलेगा, कोई इसको मुद्दा बनाएगा, और इस तरह का मुद्दा बनाने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसे लोग मुद्दा बनाते रहेंगे, उनका समर्थन करने वाले मिलते रहेंगे। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है, राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी सवाल पूछा है कि ये प्रोफाइलिंग जो हो रही है मस्जिदों की, ये मंदिरों और गुरुद्वारों की क्यों नहीं हो रही है। वैसे सुनने में तो बड़ी तर्कपूर्ण बात लगती है कि भाई प्रोफाइलिंग हो रही है धार्मिक स्थलों की, तो सबकी होनी चाहिए। सवाल ये है कि महबूबा मुफ्ती बताएं कि किसी मंदिर या गुरुद्वारे से कोई आतंकवादी निकला क्या? ये सारे आतंकवादी केवल मस्जिदों और मदरसों से ही क्यों निकलते हैं? और पूरी दुनिया में हैं। दुनिया में कहीं भी आतंकवाद हो उसकी जड़ आपको जम्मू कश्मीर और देवबंद में मिलेगी। इसलिए इनके बाद कार्रवाई क्या होगी, सरकार क्या करेगी, किस तरह का एक्शन लेगी, कोई कानून नया बनाएगी, पुराने कानून के तहत कार्रवाई करेगी, ये बात की बात है। पहली शर्त है जानकारी। तो शेख अब्दुल्ला का जो सोचना था 1947 में, कश्मीर घाटी का मुसलमान आज भी वही सोचता है। वो मानकर चलता है कि ये भारत के अंदर भारत के संविधान के संरक्षण में बना हुआ पाकिस्तान है। वो अपने को भारत का हिस्सा मानता ही नहीं, कभी माना ही नहीं उसने। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर की, खासतौर से घाटी की सबसे बड़ी पार्टी है, आप सोचिए 79 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी और राज्य में अपनी पार्टी की इकाई बनाने की कोशिश की क्या? चाहे वो मुस्लिम बहुल इलाके वाले राज्य ही क्यों ना हो। असम में, केरल में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना दफ्तर भी खोला क्या? अपना एक प्रतिनिधि भी तैनात किया क्या? क्योंकि वो बाकी भारत से अपना कोई जुड़ाव मानते ही नहीं है। वो मानते हैं कि हम अलग हैं। वही बात जो शेख अब्दुल्ला चाहते थे, उसको आज भी घाटी का मुसलमान शब्दशः उसको स्वीकार करता है, मानता है कि हम भारत के अंदर बने हुए पाकिस्तान हैं। इसीलिए वो आप देखिए जब आंदोलन होता है तो क्या मांग करते हैं? हमको चाहिए आज़ादी। नारा क्या लगता है? हमको चाहिए जिन्ना वाली आज़ादी। जिन्ना की आज़ादी क्या थी? भारत को तोड़कर एक पाकिस्तान बनाना। इनका भी लक्ष्य वही है और इनकी विचारधारा देश के दूसरे हिस्सों में फैल रही है। जेएनयू में तो आए दिन देखने को मिलता है।
और अभी आपने दिल्ली में जो हिंदू विरोधी दंगे हुए उस दौरान भी जो नारे लगे शर्जील इमाम और उनके साथियों के, हमको चाहिए जिन्ना वाली आज़ादी। तो जिन्ना वाली आज़ादी का मतलब सीधा मतलब है देश का विभाजन, सीधा मतलब है एक और पाकिस्तान बनाना। ये चाहते हैं ये लोग। तो जम्मू कश्मीर में ये जो मस्जिदों की प्रोफाइलिंग शुरू हुई है, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कदम है देश को सुरक्षित करने के लिए। क्योंकि आप देखिए कि 6 साल होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370-35 से हटाए हुए। आज भी सैकड़ों की संख्या में सरकारी विभागों से ऐसे लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है जिनके आतंकवादियों से संबंध है। आतंकवादियों को संरक्षण आज भी घाटी के मुसलमान देते हैं, उनको हर तरह की मदद प्रोवाइड करते हैं। पहलगाम के जो आतंकवादी थे उनको भी संरक्षण घाटी के मुसलमानों ने दिया। तो घाटी का मुसलमान अपने को भारत का अंग नहीं मानता। तो इसलिए आप कोई भी बदलाव कर दीजिए, वहाँ सड़कें चाहे जैसी बना दीजिए, स्कूल बना दीजिए, अस्पताल बना दीजिए, डेवलपमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण पेश कीजिए जो देश के किसी राज्य में ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उनको ज़रूरत है पाकिस्तान के साथ की, और उनको ज़रूरत है भारत से अलगाव की। वो भारत के साथ समरस होना ही नहीं चाहते। उनकी नज़र में भारत उनका देश है ही नहीं। मजबूरी में पासपोर्ट पर उनको भारतीय लिखना पड़ता है, वरना पासपोर्ट नहीं बनेगा। मजबूरी में दूसरे सरकारी दस्तावेजों पर उनको भारतीय लिखना पड़ता है, वो लिखना चाहते नहीं हैं। जब तक ये दस्तावेज बनवाने की मजबूरी ना हो वो बोलते भी नहीं है, लिखते भी नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कश्मीर कहाँ है और उसकी जो समस्या है उसका समाधान क्या है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आधे अलगाववाद पर बनी हुई पार्टी है। वो उसी सिद्धांत पर बनी हुई पार्टी है जो जिन्ना का सिद्धांत था, मुस्लिम लीग का सिद्धांत था कि हम हिंदुओं से अलग हैं और भारत को वो हिंदू बहुल मानते हैं। हिंदू राष्ट्र बोलते नहीं, हिंदू राष्ट्र मानते हैं मन में, इसलिए भारत से उनका संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन शेख अब्दुल्ला के सामने मजबूरी थी, पाकिस्तान में जिन्ना लेने को तैयार नहीं थे, आज़ादी मिल नहीं सकती थी, तो उन्होंने जो तीसरा विकल्प था उसको चुना। तो इससे आप समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर की समस्या की जड़ क्या है। वो है उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि हम भारत का हिस्सा नहीं हैं, भारत हमारा देश नहीं है, हम मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं। जब तक हम आज़ादी प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक हम भारत से अलग नहीं हो जाते, तब तक हम भारत को अपना देश मानने के लिए मजबूर हैं। इसलिए आप देखिए आतंकवादी सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होते हैं, सबसे ज़्यादा कश्मीर घाटी में पैदा होते हैं। पाकिस्तान की आईएसआई को और पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकवादी संगठन हैं उनके आकाओं को सबसे ज़्यादा समर्थन और सबसे ज़्यादा सहयोग कहाँ से मिलता है? घाटी के मुसलमानों से। और ये जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन हैं ये भारत का नुकसान चाहते हैं, किसी भी हालत में भारत को तोड़ना चाहते हैं, अंदर से भी बाहर से भी। और उनका साथ देने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए घाटी के मुसलमान हमेशा तैयार हैं। कुछ छोटे मोटे अपवादों पर मत जाइए, जो नियम है बड़ा उसको देखिए। जो बहुमत है घाटी के मुसलमानों का वो भारत विरोधी है, दिमाग से, दिल से, मानसिकता से, हर तरह से। भारत के विरोध में उससे जो कुछ हो सकेगा करेगा, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। सालों साल पत्थरबाजी चली है, हम सब ने दृश्य देखा है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों, हमारी फौज के जवानों पर किस तरह से पथराव हुआ, उनको किस तरह से मारा गया। जिनके हाथ में हथियार थे, हमारे फौज के जिन लोगों के हाथ में हथियार थे, वो उन्होंने भी चुपचाप मार खा ली। किस लिए? कि देश के लिए सोच रहे थे। और जो पत्थर चला रहे थे वो देश के विरोध में थे। तो बहुत से संगठनों को समस्या हुई जब रबर बुलेट चलने लगी, उससे घायल होने वालों की चिंता होने लगी। लेकिन आतंकवादी जिन निर्दोष लोगों को मारते हैं उनसे कोई सहानुभूति नहीं है। पहलगाम पर आपको जो वो मोमबत्ती का जुलूस दिखाई दिया वो सिर्फ नाटक है।
धोखा है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम इनके साथ नहीं हैं, लेकिन अपने असली साथियों को बताने के लिए कि हम आप ही के साथ हैं, हम आपकी मदद के लिए ये दिखावा कर रहे हैं ताकि हमको यहाँ कोई दिक्कत ना हो। ये जो प्रोफाइलिंग हो रही है मस्जिदों की घाटी के, ये अभियान पूरा होने के बाद इसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। जिनकी फॉरेन फंडिंग हो रही है, जहाँ पैसा कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स जो है अगर वो डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, डिस्क्लोज़ नहीं होता है, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए। ये प्रोफाइलिंग देश के हर मदरसे और मस्जिद की होनी चाहिए। हर मस्जिद में देश में सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। ये जुम्मे की नमाज के बाद जो तकरीर होती है उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये जहर फैलाने का काम वहीं से होता है। ये आतंकवादी बनाने का काम भारत में जो मदरसे चल रहे हैं उन्हीं में होता है। तो अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो आप तैयार रहिए एक और विभाजन के लिए। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, और ये स्थिति ये दिन आने में बहुत समय नहीं है। अगर ऐसे ही सोते रहे हम तो वो दिन बहुत जल्दी आ सकता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।